हेलो दोस्तों, CPM EDI के एजुकेशनल चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो हम लोग आज का लेक्चर रखेंगे सेट्स और वेन डायग्राम पे। सेट्स को समुच्चय भी कहा जाता है, तो ये हम बाद में देखेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम को बेसिकली वेन आरेख बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, इसमें आपको रिलेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, रिलेशंस यानी कि आपको संबंध पूछा जाएगा कि आपको कुछ डायग्राम्स दे दिया जाएगा, कुछ नाम दे दिया जाएगा कि जैसे कि पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे दे दिए गए, मतदाता सूची या फिर मतदान कर चुके व्यक्ति, तो पूछा जाएगा इनमें रिलेशन क्या है। तो बेसिकली हम कैसे समझेंगे कि क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए कि अ, एक कैटेगरी है छात्र का, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं। तो इसे इसे कोई भी अगर आपको नाम दिया जाए या फिर कोई भी ग्रुप दिया जाए, तो उसको हम लोग यूजुअली एक सर्कल से, एक वृत्त से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा कैटेगरी दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा, स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये भी एक सर्कल होगा। लेकिन अब इन दोनों में रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये तो साफ है कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों सर्कल्स में क्या रिलेशन आएगा। मान लीजिए कि ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। ठीक है, इसको हम माफ कीजिएगा अलग रंग से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, यानी कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके हिस्सा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, हाँ, तो ये आ गया, ये सारे स्टूडेंट जो हैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो है स्टूडेंट्स हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि सारे स्टूडेंट के हिस्से में से एक ग्रुप ऐसा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आगे जब जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये और क्लियर होगा। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुछ टीचर्स हैं। तो मान लीजिए कि ये जो सर्कल है ये दिखाता है सारे टीचर्स को। ठीक है, ये सारे टीचर्स को दर्शाता है। ये जो दूसरा सर्कल है ये आपको दिखाता है टीचर्स जो कोचिंग देते हैं। ठीक है, ये वो टीचर्स हैं जो कोचिंग देते हैं। और ये जो तीसरा ग्रुप है ये वो टीचर्स हैं, ये वो कोचिंग देने वाले टीचर्स हैं जो कि खुद एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, या फिर वो खुद उस प्रोफेशन में सर्व किए हुए हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों में क्या रिलेशन आएगा। अब देखिए कि आ, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जितने भी कोचिंग वाले हैं टीचर्स, वो सारे के सारे टीचर्स हैं, लेकिन सारे के सारे टीचर्स कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं। यानी कि ये जो टीचर्स हैं ये इसका एक छोटा सा हिस्सा होगा, सारे टीचर्स का एक छोटा सा हिस्सा होगा जो कोचिंग कराता है। अब इस कोचिंग कराने वाले टीचर्स में भी कुछ टीचर्स ही होंगे जो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए हैं। तो ये इनका छोटा सा हिस्सा होगा। कोचिंग वाले टीचर्स जो खुद क्वालिफाई किए हैं वो टीचर्स जो कोचिंग देते हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा होगा। जैसे कि आप शंकर सर से पढ़ रहे हैं तो वो इस छोटे से कैटेगरी में आएंगे
और ये बाकी के बड़े कैटेगरी है जो कि टीचर्स कोचिंग इंडस्ट्री में है, और ये सारे के सारे टीचर्स हैं। अब मान लीजिए कि एक चौथा कैटेगरी हम डाल देते हैं कि ऐसे टीचर्स का जो कि एक्सपीरियंस्ड है बट वो खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, ठीक है, और ना ही उनको उन्होंने सर्व किया है। तो ये कहाँ पर आएंगे? ये भी इसका ही हिस्सा होंगे, कोचिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि वो कोचिंग इंडस्ट्री में, तो ये भी इसका ही हिस्सा होंगे। लेकिन ये जो है इसके इनका जो है सो क्वालिफाइड टीचर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, इसीलिए इन ये दोनों सर्कल जो है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये दोनों अलग अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये सारे इस कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर नहीं तो फिर आगे हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जब अगर हम प्रॉपर से थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें काफ़ी एग्जांपल्स आएंगे, तो वहाँ पर हम लोग वापस से इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे कि ये सबसेट्स वगैरह क्या है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये रिलेशंस जो दिखाए जाते हैं ना, उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपका और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग जब सेट थ्योरी की डेफिनेशंस में जाएंगे और उसके एग्जांपल्स करेंगे ना, तो आपको और क्लियर होगा कि ये क्या है। अभी के लिए समझ लीजिए कि एक जो छोटा सा सेट है और बड़े से सेट का एक हिस्सा होता है, और अगर दो सेट्स इस तरह से रखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। या फिर अगर ये दो सर्कल अगर इस तरह से हैं, इसका मतलब है कि कुछ हिस्सा उनमें मिलता है, बाकी हिस्सा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपको कैटेगरी मिलेंगे, तो इस पे ही आगे हम लोग सारे सवाल करेंगे। तो ये जो पहला सवाल है, इसमें आपको बोल रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम ये आएगा, ये आपको दर्शाएगा, पहला ये आपको दर्शाएगा कि सारे बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। दूसरा क्या आपको दिखाएगा सर्कल, ये सर्कल आपको बताएगा कि वो सभी लोग जो मतदाता सूची में नामांकित है, यानी मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति की उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष के ऊपर की होगी। ठीक है, तो और तीसरा आपको क्या बोल रहा है कि मतदान कर चुके व्यक्ति, तो ये मतदान कर चुके, इन्होंने मतदान कर दिया है। ठीक है, अब देखिए कि हम अगर आपसे ये सवाल करें कि 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोगों में क्या रिलेशन होगा, तो ये अगर पहला सेट है, ये अगर दूसरा सेट है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? कुछ भी नहीं, कि अगर कोई आदमी 18 से कम उम्र का है और 18 के ऊपर का है तो वो दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि मतदान किए व्यक्ति। अब देखिए, जितने भी लोग मतदाता हैं उनमें से ही कुछ लोग मतदान करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि हर मतदान करने वाला 18 वर्ष के ऊपर का ही कोई व्यक्ति होगा। तो ये अगर हमारा दूसरा सेट है 18 वर्ष के ऊपर का, तो जितने लोग मतदान करेंगे ये इसका ही एक छोटा सा हिस्सा होंगे, होंगे कि नहीं? तो ये आपका इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, लेकिन फिर देखिए कि अब जो 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति है वो मतदान भी नहीं कर सकता है, इसका मतलब पहले और तीसरे सेट में कोई संबंध नहीं है। तो इसका अगर आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा, इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमें सी में दिखाई देता है, तो ये सही हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बोला गया है तीन तरह के फिर से आपको संबंध दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। तो सबसे पहले देखिए कि पहला सेट आपका हो गया ये पुरुषों का, ये हो गए सारे के सारे पुरुष। दूसरा आपका हो गया लड़कों का, ठीक है, लड़के। और तीसरा आपको हो गया फुटबॉल का, फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है,
अब यहाँ पर सोचिए कि सारे के सारे लड़के जो हैं वो पुरुष होंगे, लेकिन सारे के सारे पुरुष लड़के नहीं होंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद लड़कों को पुरुष बोला जाता है। तो अगर ये हमारा पुरुष है पहला सेट, तो सारे के सारे लड़के क्या होंगे, पुरुष ही होंगे। ठीक है। अब बोल रहा है फुटबॉल खिलाड़ी, तो जो लड़के होंगे वो भी फुटबॉल खेल सकते हैं और जो पुरुष होंगे वो भी फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फुटबॉल खिलाड़ी पुरुष हों या सारे के सारे फुटबॉल खिलाड़ी लड़के हों, ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये पुरुष है और ये अगर फुटबॉल खिलाड़ी है तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को हम लोग बोल सकते हैं, ये अगर लड़के हैं और ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं तो बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि उन लड़कों का है, वे लड़के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो वैसा ही केस होगा पुरुषों के साथ भी। अगर हम मान लीजिए ये हटा करके दे देते हैं कि ये सारे पुरुष हैं, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, वे पुरुष जो फुटबॉल खेलते हैं, उनके बीच ऐसा संबंध होगा। तब अगर फुटबॉल को इस डायग्राम में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि सारे लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के, ये ये डायग्राम मतलब कुछ लड़के वे हैं, ये वो लड़के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और ये वे हैं जो पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। और ये जो सर्कल आ गया, ये वाला, ये वो लड़के हो जाएंगे, वे लड़के जो पुरुष हैं और जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला सवाल, ये बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस 3 तरह का मटेरियल दिया है, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित सामान होते हैं वो दिया गया है, और आपको पूछ रहा है कि इनमें क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि चूना है, ये आपका चूना है, ये है आपका सीमेंट, और ये आपका है ईंट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि चूना और ईंट का कोई संबंध है? नहीं है। ईंट और सीमेंट का कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। सीमेंट और चूना का कोई संबंध है? ये भी नहीं है। इसका मतलब ये तीनों आपस में संबंधित है ही नहीं। तो इसका डायग्राम ये ऐसा ही आ जाएगा। ये बहुत सा सिंपल था, ये डायरेक्ट जी। उसी तरह चौथा सवाल भी है कि ये अगर अभिनेता हैं तो क्या अभिनेता पक्षी होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्या अभिनेता पशु होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और क्या पशु पक्षी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पशु अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं। तो इसका भी ऐसा ही डायग्राम है, ये डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब आगे फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा अच्छा सवाल है ये। अब देखिए कि राज्य है, देश है और शहर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जितने भी, इसको अलग कलर दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए कि जितने भी शहर हैं वो किसी न किसी राज्य में ही होंगे। होंगे कि नहीं? शहर तो ऐसे होगा नहीं, किसी न किसी राज्य में ही से होगा। और अगर राज्य है तो राज्य कहाँ होगा? किसी देश के अंदर ही एक राज्य होगा। इसे ऐसे समझिए, ये है भारत, एक देश, ये बिहार एक राज्य, और ये मान लीजिए कि सुपौल एक शहर है। ठीक है, तो सुपौल बिहार में ही आएगा और बिहार भारत में आएगा।
तो ये इस तरह से इसका रिलेशन निकलेगा। ये रिलेशन कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से ही आएंगे। बहुत ही सिंपल से डायरेक्ट से सवाल आते हैं, बस आपको दिमाग में विजुअलाइज करना है कि इनके बीच किसी तरह का संबंध है या नहीं। तो ये अगर आपका संबंध आप पहचानने में सफल हो जाते हैं तो ये सवाल आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा सेट्स। ठीक है, तो सेट्स के ऊपर कैसे सवाल आते हैं ये यहाँ पर मैंने सवाल अरेंज किया है, लेकिन उसके पहले थोड़ा इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली जो सेट्स है हमारा, सेट्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नंबर होंगे ABCDEF, कुछ भी होगा। तो बेसिकली इसे वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब हो गया? वेल डिफाइंड यानी कि काफ़ी अच्छे से सुनियोजित तरह से अगर कुछ एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं तो उसको ही सेट बोला जाता है। ठीक है, अब सेट्स कैसा होगा? मान लीजिए कि मैं कहूँ कि सारे प्राकृतिक नंबर्स का अगर माफ कीजिएगा, सारे प्राकृतिक नंबर्स का अगर सेट बोला जाए तो मान लीजिए कि n से नेचुरल नंबर्स जिसे बोलते हैं प्राकृतिक नंबर, तो उसका सेट्स होगा। तो वो कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 4 ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। उसी तरह अगर बोला जाए कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स को अगर हम सेट निकालें तो ये कैसे शुरू होगा? 2 3 5 7 9 ऐसे माफ कीजिएगा 7 11 ऐसे करके जाएगा। उसी तरह अगर बोला जाएगा कि सारे वर्गों के का सेट बनाओ, तो मान लीजिए कि स्क्वायर है तो एस लिख देते हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सेट बनाइए। तो ये कैसा आ जाएगा? 1, फिर 1 के बाद 4 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 16 25, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ना अनंत तक जा रहे हैं तो हमें इतना ज़्यादा में नहीं जाना है, बस छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक हमारे पास सेट है S बराबर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये जो 5 सेट्स हैं इसमें सबसे पहले आपको अ, एक ये पांचों जो सेट है वो कहाँ से लिए गए हैं? सबसे पहले आपको 2-3 कंसेप्ट से वो समझना जरूरी है कि सेट को यूजुअली हम लोग एक वेन डायग्राम, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हमेशा बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। तो ये सवाल अगर कैसा भी रहे ना, मान लेंगे कि कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि एक मान लीजिए कि सारे यूनिवर्स में से ही कहीं से तो एक नंबर लिया गया होगा, और ये जो सेट एस है ये इसका छोटा सा हिस्सा होगा। यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, ABCD XYZ, ठीक है, बहुत सारे नंबर हैं। उनमें से एक सेट निकाल लिया गया कि ये जो कहीं पर 5 नंबर रखे हुए थे, तो ये पाँचों को हमने मिला करके एक सेट बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? कितने संख्या है, कितने एलिमेंट है इस सेट में, तो गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। ये हमारा NS बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक कंसेप्ट होता है, एक होता है वॉइड सेट का, जिसे हम लोग वॉइड सेट कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी नंबर्स नहीं है, तो इसको पाई से डिनोट करते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
अब एक मान लीजिए कि दो सेट है, सेट ए है जो कि बोलता है 1 2 3 4 5 और 6, और जो दूसरा सेट है बी, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 3 और 4। तो मान लीजिए कि अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें कि जितने भी एलिमेंट हैं वो पहले से ही किसी दूसरे सेट में मौजूद हो, तो हम उसे बोलेंगे कि बी जो है ए का सबसेट है, और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेट है ए जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर एक एलिमेंट है बी। तो बी जो है तो इसके बाहर तो नहीं रहेगा ना, यहाँ पर नहीं आएगा 2 3 या 4, ये तो इसके अंदर का ही हिस्सा है ना। तो ये जो बी नाम का सेट है ये कैसे बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो अगर जैसे कि पिछला हमने वेन डायग्राम सीखा सबसेट वाला, तो अगर ये ए होगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरह से इसको दिखाया जाता है, ठीक है। अब दो तीन और कंसेप्ट हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। एक होता है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन, और दूसरा हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब भी बताएंगे। तो यूनियन को ना, ये यू जैसा एक होता है और इसको उल्टा कर दीजिए तो ये बन गया इंटरसेक्शन। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन इस डायग्राम से करते हैं। अब यूनियन मतलब क्या हो गया, यूनियन मतलब बेसिकली क्या होता है, समूह होता है। तो अगर मान लीजिए कि दो आपको सेट है, ए है और सेट बी है। सेट ए आपको क्या बोलता है, ये 1 2 3 4 5, ये ऐसा एक सेट है। और बी कम्प्लीटली अलग है, ये बोलता है 2 4 6 8, ये एक दूसरा सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक आपको ए नाम का एक सेट बनाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर बी नाम का सेट बनाइए, यहाँ पर 2 4 6 और 8 है, ठीक है। अब बोलते, और ये सारे के सारे कहाँ पर होंगे, किसी न किसी एक यूनिवर्सल सेट में होंगे, क्योंकि हमने शुरू में किया था ना, हमेशा ये कहीं ना कहीं ऐसे खुले नहीं घूम रहेंगे, ये किसी में होंगे। अब देखिए कि यहाँ पर क्या एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है, दोनों में मिलते जुलते हैं। तो एक 2 है और 4 है, ठीक है, 2 है और 4 है। अब अगर हम ए यूनियन बी लिखें तो ये एक कैसा सेट बनेगा, ये बनेगा ए और बी को मिला दीजिए, ये अगर ए है और अगर बी है, इन दोनों को मिला दीजिए तो ए यूनियन बी कौन सा सेट हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी ये हो जाएगा। ये ऐसे लेकर के ये जो सेट बनेगा इसे हम बोलेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सबसे पहले देखिए कि क्या है, ए में क्या था, यहाँ पर एक था, एक आ जाएगा, 2 था, 2 जो है तो इस दोनों में कॉमन है, इसे हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 आ जाएगा, उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, 4 है, 4 जो है दोनों में है, तो 4 फिर से एक बार ही लिखाएगा। फिर अगला एलिमेंट क्या हो गया, 5 है, 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एक नया सेट बनाए तो ये ऐसा सेट बनेगा जिसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसी तरह वापस से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या मतलब होता है ना कि इसका मतलब आ जाएगा कि कॉमन एलिमेंट क्या है, यानी कि इन दोनों सेट में वो कौन सा है जो मिलता जुलता है, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पर 2 और 4 जो है ना वो मिलते जुलते हैं। तो अगर हम ये वाला ही वापस से ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी,
और इसमें क्या क्या था, एक था, दो था, तीन, चार और पाँच। इसमें क्या थे, दो, चार, छः और आठ। अब ये जो नंबर हैं, ये दो और चार, ये कॉमन है, तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट है ना, तो ये, तो अगर वापस से हम इसको सेट्स में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दो और चार। ठीक, अब इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल ले लिए कि ए बराबर आपको फिर से दे दी एक, दो, तीन और चार, और बी बराबर दे दिए पाँच और छः। तो यहाँ पर बिना वेन डायग्राम बनाए हम कैसे ए यूनियन बी को हम डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, और ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नल सेट हो जाएगा। तो ऐसे लिख करके हम जीरो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नल सेट हो गया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि खाली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, अब याद कीजिए ऊपर बताया था, ये आपका जो वाइट सेट हो गया इसको पाई से या फिर एक खाली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे करके जो है डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम सवाल पे। पूछा जा रहा है यदि ए बराबर एक, दो और तीन है और बी बराबर दो, तीन और चार है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ये साधारण सा है, ए यूनियन बी हम लोग क्या लिख देंगे, इन दोनों एलिमेंट्स में तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन जो कॉमन है वो बस एक बार ही लिखेंगे। तो एक, दो, तीन ये कॉमन है, ये एक बार लिख दिए, और फिर बी का एलिमेंट चार, तो एक, दो, तीन, चार, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसे ही तीन सेट तक आपको सवाल आ गया, एक, दो, तीन, बी आपको दे दिया है तीन और चार, और सी आपको दिया हुआ है चार, पाँच और छः, और पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बी यूनियन सी निकालिए। तो मान लेते हैं कि एक कोई सेट है एक्स जिसका वैल्यू है बी यूनियन सी। ये क्या आ जाएगा, बी और सी का यूनियन, कॉमन एलिमेंट बस यहाँ पर चार है, तो सिंपल हम लिखेंगे तीन, चार, पाँच और छः। अब ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं ना। और ए हमारा क्या है, वन, टू, थ्री, यूनियन क्या लिखेंगे, तीन, चार, पाँच और छः। तो अभी ये हमारा क्या आ जाएगा, एक, दो, तीन कॉमन है, चार, पाँच और छः, तो ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे ही दो सवाल और हैं, इन दोनों को आप एज ए होमवर्क रखिए और ये आप खुद से सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग दूसरे टाइप के सवाल करेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टी वाले सवाल करेंगे कि सेट्स के अगर डायग्राम्स हैं ए यूनियन बी, इसमें कुछ फार्मूला भी रह गए हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें आपको कुछ थ्योरम से रिलेटेड, सबसेट से रिलेटेड वाले कुछ सवाल होंगे, और दूसरा एक परसेंटेज वाला सवाल होगा, जैसे कि अगर एक क्लास में 5% लोग हॉकी खेलते हैं, 20% क्रिकेट खेलते हैं, 30% कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो बताइए कि सिर्फ हॉकी, सिर्फ फुटबॉल या कोई गेम नहीं खेलने वाले लोग क्या कितने हैं। तो ये उस तरह के भी एक सवाल आते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये परसों आपको अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।
और देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये दो सवाल के जवाब भी हमें ज़रूर बताइए।